स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल फ्रिग में बेहोशी। आहन, इस पर एक नजर डालो, चुटकी ने अचानक कहा। आहन अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था। जब उसने चुटकी को चिल्लाते हुए सुना तो वह जल्दी से उसके पास गया। चुटकी के लैपटॉप पर खगोलीय पिंडों का एक आरेख था। चुटकी ने मैप को संसाधित किया और पाया कि प्राचीन मैपों का वितरण पिरामिडों के भौगोलिक वितरण से मेल खाता है। आकाशीय पिंड और पिरामिड, यह मैप वैध साबित हुआ। मिस्र में हर पिरामिड आकाशगंगा में एक तारे से मेल खाता है। ये तारे लगातार घूम रहे हैं, लेकिन वे एक निश्चित दिन अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएंगे और यह स्थिति एक प्राचीन पिरामिड के स्थान से मेल खाती है। उन्हें स्टार कोऑर्डिनेट कहा जाता है, चुटकी ने कहा। हे भगवान, मैं इतनी जटिल बात कैसे समझ सकता हूँ? आकाश में बेहद सारे तारे हैं। क्या अतीत में मिस्रवासियों द्वारा बनाया गया कोई भी शौचालय किसी तारे के निर्देशांक से मेल नहीं खा सकता? यह कथन बेहद अस्पष्ट है, आहन ने विरोध किया। नहीं नहीं, किसी ने पिरामिडों के वितरण ग्राफ का अनुमान लगाया है। मुझे एक सेकंड दो, मैं अभी इसकी जांच कर देती हूँ। चुटकी ने लैपटॉप पर जल्दी से टाइप किया। वह इतनी तेज गति से छवियों के बीच स्विच कर रही थी, आहन की आंखें चकरा रही थी। कुछ देर बाद चुटकी ने तारों के निर्देशांक का एक सेट निकाला। अगर आदर्श उन्हें देख रहा होता तो वह उन्हें सामान्य अक्षांश और देशांतर निर्देशांक मान लेता, लेकिन सुशिक्षित आहन को अभी भी सामान्य भूगोल और तारों के निर्देशांकों के बीच का अंतर पता था। क्या यह स्थान किकिगे जनजाति का शहर नहीं है? आहन ने देखा कि निर्देशांक उस शहर में स्थित थे जहां किकिगे जनजाति निवास करती थी। क्या बूढ़े चरवा ने यह नहीं बताया कि उसने एक पिरामिड देखा था? चलो जांच करें कि क्या तारा निर्देशांक मिस्र में पिरामिड के स्थान से मेल खाता है, चुटकी ने कहा। आहन ने अपनी आंखें घुमाई। वे इसे कैसे सत्यापित करेंगे? इसमें शामिल गणनाएं पहले से ही बेहद कठिन लग रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि स्टार्स लगातार घूम रहे थे तो यह कैसे संभव था कि मिस्र की भूमि का तारा निर्देशांक चीन की भूमि के समान हो? ये मिस्र के हर पिरामिड के स्टार कोऑर्डिनेट है। सौभाग्य से जनरल फैनन ने उन्हें अपनी दी गई जानकारी में शामिल किया। मेरा मानना है कि यह उन्हें के सैन्य रहस्य का हिस्सा है, चुटकी ने बड़बड़ाते हुए कहा। यहाँ एक तारे की कक्षा की गणना करने का सूत्र है। आहन का सिर घूम रहा था। वे कैसे जान सकता था कि उन्हें किस तारे को देखना चाहिए? चुटकी को आश्चर्य हुआ कि उसने जल्दी से किकिगे जनजाति के निर्देशांक दर्ज कर लिए। लैपटॉप ने तुरंत उन तारों को छांट लिया जो हर मौसम में निर्देशांक के ऊपर आसमान में दिखाई देंगे। बूढ़ा चरावा लगातार यह बताता रहा कि पिरामिड में किकिगे की मूर्ति कहाँ स्थित है, जिससे चुटकी को इसके सटीक निर्देशांक प्राप्त करने में हेल्प मिली। पूरे वर्ष में कई सितारे सीधे उससे मेल खाते थे। फिल्टर किए गए परिणामों में 10 से ज्यादा पेज थे। वह से नाम अंग्रेजी में थे। आहन को खगोल विज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे कोई सुराग नहीं था कि तारे क्या होते हैं। ठीक है, हमने उन तारों को छांट लिया है जो मूर्ति के निर्देशांक से होकर गुजरेंगे। चुटकी की आंखें चमक रही थी। वो अत्यंत केंद्रित अवस्था में थी। आगे क्या होगा छोटी परी? आहन ने उससे पूछा। यह सरल है, हमें बस उन्हें मिस्र के प्रत्येक पिरामिडों के निर्देशांक के अनुरूप तारों से मिलान करना है, चुटकी ने कहा। आहन को इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल लगा। सबसे पहले इतने सारे तारे थे जो किकिगे की मूर्ति के निर्देशांक से होकर गुजरते। फिल्टर किए गए नतीजों का वास्तव में कोई मतलब नहीं था। दूसरे, उन्हें यकीन नहीं था कि पिरामिड वास्तव में तारों से मेल खाता है या नहीं। अगर वे भी थे तो दोनों का आपस में क्या संबंध था? मिल गया! यह एक तारा है जिसका नाम उनास। चुटकी उत्साहित दिखी। उसने उस तारे की ओर इशारा किया जो मापदंड से मेल खाता था। उनास का पिरामिड? आहन ने जानकारी को नीचे स्क्रॉल किया और यह देखकर शॉक हो गया कि वास्तव में उनास नाम का एक पिरामिड था। हम बेहद भाग्यशाली है। यह एक पिरामिड है जिसका नाम एक तारे के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ यह भी है कि बूढ़े चरावान ने जो कुछ कहा वह सब सच है, चुटकी ने कहा। हे भगवान चुटकी, तुम कितनी अविश्वसनीय हो! आहन चुटकी की बुद्धिमत्ता से पूरी तरह प्रभावित हुआ। प्राचीन अभिलेखों को पढ़कर किसी को भी सिरदर्द हो सकता था, फिर भी चुटकी यह पता लगाने में सक्षम थी कि किकिगे जनजाति के शहर में कौन सा पिरामिड बना था। यह असंभव था, सब कुछ महज संयोग। चुटकी ने तारों की कक्षाओं को छानकर उनमें से मिलान पाया था। संभावना के संदर्भ में मिस्र में पिरामिडों के अनुरूप तारों की संख्या लगभग 100 थी और अनगिनत तारों में से केवल एक ही मानदंड से मेल खाता था।
एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि पिरामिड और तारों के बीच संबंध के पीछे का सिद्धांत सही था। मैं तुरंत जनरल फैना से पूछूंगा। आहन ने पिरामिड का नाम जानने के बाद तुरंत फैना से संपर्क किया। जनरल फैना ने तुरंत अपने आदमियों को मिस्र में यूनास के पिरामिड की जांच करने के लिए भेजा। पिरामिड से 100 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र निषेध था, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था कि पिरामिड गायब हो गया है या नहीं। हालांकि क्षेत्र में मौजूद हंटरों में से किसी ने कुछ असामान्य देखा होगा, जैसा कि उन्होंने सोचा था। मिस्र के हंटर यूनियन के किसी व्यक्ति ने कहा कि यूनस के पिरामिड के आसपास ज़ॉम्बीज के इलाके से वाकई एक अजीब सी चमक आ रही थी। एक जब चमक दिखाई थी तो पिरामिड के पास के ज़ॉम्बीज जमीन के नीचे चले गए और गायब हो गए। कुछ समय के लिए पिरामिड की रूपरेखा भी धुंधली होगी, लेकिन दूसरों ने मान लिया कि यह पूरी तरह बकवास है। हालांकि यह अचानक सबसे अधिक विश्वसनीय सबूत बन गया। उनास का पिरामिड एक पल के लिए गायब हो गया था। हंटर ने ज़ॉम्बीज को जमीन में गायब होते भी देखा था। इस बीच ज़ॉम्बीज किकिगे टाउन में दिखाई दिए थे और बूढ़े चरवाहा ने इसी स्टार निर्देशांक पर एक पिरामिड देखा था। यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि उनास का पिरामिड उनके देश में दिखाई दिया था। अविश्वसनीय। आहन ने गहरी सांस ली। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में हुआ था। वह सोचना चाहता था कि शैतान नगरी के लोगों ने सिर्फ ज़ॉम्बीज के साम्राज्य में दरार डालने का एक तरीका खोज लिया है, जिससे अंडरवर्ल्ड के जीव उनकी दुनिया में कुछ गड़बड़ कर सके। पिरामिड का दिखना असंभव लग रहा था और फिर भी अब उसे इस पर यकीन होने लगा था। यह महज एक मृग तृष्णा नहीं थी, यह वास्तविक पिरामिड था। मिस्र में लड़ाई के दौरान वे केवल पिरामिड के भ्रम के खिलाफ थे। जिन ज़ॉम्बीज का उन्होंने सामना किया वे केवल पिरामिड के बाहरी क्षेत्र में रह रहे थे। पूरी सेना खत्म होने के कगार पर थी, क्योंकि एक डार्क स्वॉर्ड मास्टर गलती से प्रकट हो चुका था। लेकिन अब यह बताना बेहद कठिन था कि क्या त्रिभुज आयामी दर्पण केवल पिरामिड की मृग तृष्णा ही पैदा कर सकता है, या क्या यह वास्तव में असली पिरामिड को उनके देश में ले जा सकता है। आखिरकार अंडरवर्ल्ड सम्राट मैडक सिर्फ मृग तृष्णाओं का पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम असली पिरामिड को ले जाना था। आहन ने पूछा, क्या हमने जिस अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक को मारा था वह उनास के पिरामिड को हिला रहा था? चुटकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनास का पिरामिड बस एक छोटा सा पिरामिड है। एक अकेला अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक इसे हिलाने के लिए काफी नहीं है। काफी है तो फिर वह पिरामिड क्या है जिसका हम सामना करने वाले हैं? आहन ने पूछा। यह मानते हुए कि स्टार कोऑर्डिनेट का सिद्धांत सही है, मैं मिस्र की पिरामिडों से संबंधित स्टारों की सूची बना सकती हूँ जो जल्द ही उत्तरी घाटी से गुजरेंगे। मिस्र के पिरामिडों से संबंधित लगभग 100 स्टार्स है। मेरा मानना है कि उनके हमारे देश से गुजरने की संभावना बेहद कम है। उनास पहले से ही उनमें से एक है, और यह आधे महीने पहले रात में किकिगे टाउन के ठीक ऊपर था। अगर इस समय के आसपास हमारे देश से गुजरने वाले कोई भी सितारे मिस्र के पिरामिड से मेल खाते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि यह पिरामिड है जिससे अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक की जंजीरें बंधी हुई थी। चुटकी ने घोषणा की। आगे बढ़ो। आहन ने सिर हिलाया। जनरल बिनू और होंग जब सच्चाई का पता लगाने में बिजी थे तब वे अंदर आ गए। वे बेहद थके हुए थे। नॉर्थ गार्ड किले के कमांडर होने के नाते वे आमतौर पर आराम करने वाले आखिरी लोग होते थे। वे नॉर्थ गार्ड किले में सब कुछ निपटाने के बाद ही आए थे। वे सरल दिमाग वाले लोग नहीं थे और वे भी जानना चाहते थे कि वास्तव में क्या हो रहा था। आहन ने उन्हें अपनी खोजों के बारे में समझाया, जबकि चुटकी गणना में व्यस्त थी। आहन की बात सुनकर जनरल बिनू और होंग पूरी तरह से अवाक रह गए। वे काफी देर तक चुप रहे। एक पिरामिड, मिस्र में एक ज़ॉम्बी शासक का महल वास्तव में उनके देश में दिखाई दिया। यह अविश्वसनीय था। आहन ने कहा, हमने मिस्र से संपर्क किया है और पुष्टि की है कि यूनास का पिरामिड असामान्य तरीके से बिहेव कर रहा है। होंग ने कहा, इस पर विश्वास करना बेहद कठिन है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यही विश्वास करना चाहूंगा कि वह वास्तव में हुआ था। अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक की उपस्थिति यह साबित करने के लिए काफी है कि स्थिति कितनी खराब है। बीनू ने सहमति जताई। आपने सही काम किया है। हमारे पीछे के शहरों को खाली करने के लिए कहा है। अगर पिरामिड दिखाई देता है तो नॉर्थ गार्ड फोर्ट्रेस बस कुछ समय खरीद सकता है, होंग ने कहा। दुर्भाग्य से ऑर्डर को निष्पादित करना इतना आसान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लोगों को फ्यांग शहर में निकालने के लिए एक सप्ताह पर्याप्त होगा। बीनू ने आह भरी। लोगों को इसमें शामिल खतरे के बारे में पता नहीं था, भले ही सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने अनुमान लगाया था। फिर भी उनके पास
इसे साबित करने के लिए सबूतों की कमी थी। लोग शायद निकासी ऑर्डर को समझने और उसका पालन करने के लिए अनिच्छुक थे। समस्या यह थी कि क्या उनके पास तब भी भागने का समय होगा जब वे ज़ॉम्बीज़ की एक सेना को उन पर अटैक करते देखेंगे। चुटकी का लैपटॉप अचानक मेज से गिरकर जमीन पर टूट गया। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर बाकी तीनों लोग बेहद डर गए, क्योंकि वे भयानक सच्चाई पर चर्चा कर रहे थे। वे जल्दी से पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि चुटकी ने लैपटॉप उठाने की भी परवाह नहीं की थी। उसका चेहरा बेहद पीला था, जबकि उसकी आंखें अविश्वास और डर से भरी हुई थी। चुटकी! आहन का दिल धड़क उठा जब उसने चुटकी का चेहरा देखा। जनरल बीनू ने धीरे से पूछा, क्या सचमुच कोई ऐसा तारा है जो पिरामिड से मेल खाता है और जल्द ही हमारे देश के पास से गुजरने वाला है? चुटकी ने सिर हिलाया। यह कौन सा तारा है? होंग ने और भी नरम स्वर में पूछा। ओरियन। चुटकी ने अपनी आंखें उठाई। उसकी पुतलियां एकाग्र नहीं थी। उसने होंग, आहन और जनरल बीनू को एक पल के लिए चुपचाप देखा और कहा, यहां तक कि उसे भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। ओरियन जिस पिरामिड से मेल खाता है वह है गीजा। जब चुटकी ने गीजा का उल्लेख किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बर्फीले रात के आकाश से अचानक एक भयंकर ज्वार उन पर उतर आया हो, जिससे उनकी आत्माएं झकझोर कर रख दी। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल गीजा का महान पिरामिड। रात अचानक शांत हो गई। मौसम ठंडा नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे सब बर्फ में खड़े हो। कमरे के अंदर मौजूद 4 लोगों की सांसें रुक गई थी। उनकी पुतलियां खोखली हो गई थी, मानो वे किसी बुरे सपने में फंस गए हों। उस निष्कर्ष से उत्पन्न घुटन और मानसिक आघात के कारण वे अपनी सोचने की क्षमता पूरी तरह खो चुके थे। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक गीजा के महान पिरामिड को खींच रहा था। गीजा का महान पिरामिड यह मरे हुओं का विशाल साम्राज्य था, जो आसानी से मिस्र के आधे हिस्से को निगल सकता था, जो अंडरवर्ल्ड के सबसे शानदार महलों में से एक था। अगर पिरामिड उनकी भूमि पर दिखाई देता, तो जब पिरामिड अपनी मौत की रोशनी से भूमि को ढकना शुरू कर देता, तो बेजियांग का क्या होता? मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ एक बुरा सपना देख रहे हैं, आखिरकार खामोश कमरे में किसी ने कहा। होंग ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। एक बुरा सपना आमतौर पर कुछ बुरा होता है जो एक व्यक्ति दिन के दौरान कल्पना करता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा। ये खोज होंग की समझ से परे थी कि स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। केवल क्रूरतम सत्य ही उन पर तब अटैक करता रहेगा जब वे इसे सहन भी नहीं कर सकते। इसी तरह एक सुपर मैजिशियन और नॉर्थ गार्ड किले के लगभग 10,000 कुलीन मैजिशियनों के कमांडर के रूप में बीनू ने उस निष्कर्ष को सुनने के बाद खुद को बेहद छोटा महसूस किया। गीजा के महान पिरामिड द्वारा उठाए गए ज़ॉम्बीज़ का एक भी झोंका आसानी से उसके जैसे सुपर मैजिशियनों को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक। नॉर्थ गार्ड किले ने एक अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के अटैक को रोकने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। उन्हें अपनी इस उपलब्धि पर बेहद गर्व भी था। उन्हें नहीं मालूम था कि अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक गीजा के महान पिरामिड के सामने मेंढक की तरह दिखना वाला एक तुच्छ गुलाम था। क्या हमें क्या करना चाहिए? आहन ने कुछ देर तक दूसरों को घूरने के बाद पूछा। वे संभवतः तो क्या कर सकते थे, बीनू को नहीं पता था, न ही होंग को। ऐसा लग रहा था वे पूरी तरह से कुचल दिए जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। चुटकी अचानक अपनी हताश अवस्था से उभरी और बोली, हमें आदर्श की तलाश करनी होगी। ठीक है, आदर्श की तलाश करो, उसके पास कोई रास्ता होगा, आहन ने कहा। चुटकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आदर्श को ढूंढो, उसे सच बताओ और हम तुरंत यह जगह छोड़ देंगे। आहन चौंक गया। उसे चुटकी से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। दूसरी बार सोचने पर उसका निर्णय स्पष्ट रूप से सबसे तर्कसंगत विकल्प था। गीजा के महान पिरामिड के खिलाफ वे खुद को मार डालने के अलावा और क्या कर सकते थे? चूंकि तारे लगातार घूम रहे थे और गीजा के महान पिरामिड को अस्थायी रूप से त्रिभुज आयामी दर्पण द्वारा यहाँ ट्रांसफर किया गया था, इसलिए यह केवल कुछ दिनों तक ही टिकेगा। उनके पास एकमात्र मौका भूमि को खाली करना था। अगर वे विरोध करने की कोशिश करते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। ठीक है, मैं अब आदर्श को ढूंढने जाऊंगा। अरे मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है। वह अपने साथ राष्ट्रीय टीम का बैच नहीं लाया, आहन ने घबराहट में कहा। मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि भाई आदर्श कहाँ है। एक आवाज कमरे में दाखिल हुई। समूह ने पीछे मुड़कर देखा तो एक दुबला पतला लेकिन और जवान युवक जनरल की वर्दी में अंदर आ रहा था।
उसके हाव भाव से ही पता चल रहा था कि उसने भी सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वह प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। समीर, आहन बेहद खुश हुआ। वह ठीक समय पर आ गया था। उनकी हेल्प से आदर्श को ढूंढना उनके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आदर्श को छोड़ने का वह जोखिम नहीं उठा सकते थे। वह शैतान नगरी को रोकने की बेहद कोशिश कर रहा था, लेकिन यह पता चला कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ थे। बेजियांग का भाग्य अब भगवान के हाथों में था, लेकिन वे आदर्श को मरने नहीं देंगे। चुटकी, क्या यह सच है? समीर ने असहाय व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ चुटकी को देखा। यह सिर्फ मेरा अनुमान है। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मुझे पता है कि यह सरकार, सेना और मैजिक एसोसिएशन को समझाने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास करो, यह सच है, यह होगा। अब कुछ भी करना या कहना बेकार है। हमें आदर्श को ढूंढना होगा, तुरंत वहां से निकलना होगा। चुटकी ने कभी इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। वह शांत लग सकती थी, लेकिन उसका दिल स्पष्ट रूप से टूटने की कगार पर था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। समीर की आंखों में उम्मीद की आखिरी झलक भी गायब हो गई। जनरल बीनू और कमांडर होंग एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। आहन ने उनकी तरफ देखा और झल्लाकर कहा, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और सबको किला खाली करने को कहो। तुम सब मैजिशियन हो। अगर तुम अभी भागना शुरू कर दोगे तो अभी भी समय है। एक बार जब अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक गीजा के महान पिरामिड को यहाँ ले आएगा तो बेहद देर हो जाएगी। कमांडर होंग ने कहा, हमने नॉर्थ गार्ड किले की रक्षा करने की कसम ली है। आप इसे कैसे बचा सकते हैं? किला पहले ही इस तरह से खत्म हो चुका है, जबकि हम केवल अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या आपको पता है कि मिस्र में ज़ॉम्बीज कितने भयानक हैं? मैं वहां था जब वे एक मृग तृष्णा से लड़ रहे थे। पिरामिड के बाहरी क्षेत्र में ज़ॉम्बीज से निपटना पहले से ही मुश्किल था, क्योंकि उनकी संख्या बेहद ज्यादा थी। नॉर्थ गार्ड किला एक छोटे पिरामिड के सामने भी नहीं टिक सकता। गीजा के महान पिरामिड की तो बात ही छोड़िए। गीजा के महान पिरामिड में मौजूद कोई भी इकाई इस नॉर्थ गार्ड किले को आसानी से जमीन पर गिरा सकती है, आहन ने बताया। नॉर्थ गार्ड किला गीजा के महान पिरामिड के लिए एक छोटी लकड़ी की बाड़ के अलावा कुछ नहीं था। यह एक जंगली जानवर के बल को भी नहीं झेल सकता था। जंगली जानवरों की पूरी लहर आने की तो बात ही छोड़िए, वे क्यों वहां रहने की जहमत उठाएंगे? क्या वे वाकई कुछ मिनट खरीदने के लिए हजारों लोगों को मरने देंगे? कमांडर होंग ने कहा, हंटर जा सकते हैं, व्यापारी और मैजिक स्टूडेंट जा सकते हैं, नागरिक जा सकते हैं, लेकिन हम सैनिक अपनी चौकियां कैसे छोड़ सकते हैं? जनरल बीनू ने कहा, जब तक हमें अपने सीनियरों से पीछे हटने का ऑर्डर नहीं मिलता। आपके सीनियर? क्या आप पागल हो गए हैं? आपके सीनियरों ने आपके पास मौजूद सबसे अच्छी सेना को तब भी भेजा था जब आप अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के अटैक में थे। अगर वे 10 साल की उम्र की एक छोटी लड़की की अटकलों पर विश्वास करते हैं तो मैं धिक्कार करूंगा। आपको क्या लगता है कि आदर्श ने शैतान नगरी में घुसपैठ करने के लिए इतने जोखिम क्यों उठाए हैं? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या अधिकारियों ने एक शब्द भी कहा? आहन अपना आपा खोने की कगार पर था। उनके देश में आखिर क्या हो रहा था? क्या पूर्वी क्षेत्र की समस्या उससे भी अधिक गंभीर हो सकती है जिसका वे अभी सामना कर रहे हैं? बीनू ने जवाब दिया, मैं अपने सीनियरों को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन पीछे हटने के ऑर्डर के बिना हम वहां से नहीं जाएंगे। होंग ने कहा, मैं उन लोगों से कहूंगा जो सेना से नहीं है कि वे तुरंत निकल जाए। होंग को चुटकी की अटकलों पर यकीन था। अब तक जो कुछ भी हुआ वह इस बात का सबूत था कि सबसे बुरा समय अभी आना बाकी है। हे भगवान, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। चुटकी, समीर, चलो, हमें जल्द से जल्द आदर्श को ढूंढना होगा। आहन का मानना था कि वे पूरी तरह पागल हो चुके हैं। एक सैनिक का कर्तव्य नर्क में चला जाए अगर वे अपनी मृत्यु का इंतजार सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक ऑर्डर था, बजाय इसके कि वे जरूरत पड़ने पर स्थिति का जायजा ले। तो उन्हें जीवित इंसानों की क्या जरूरत थी? वे ज़ॉम्बीज की सेना में क्यों शामिल नहीं हो गए जो पहले से ही उनके रास्ते में थी? स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, पवित्र शहर का पैगंबर। समीर ने आहन से कहा, हम गुल्ली गांव में मिल रहे हैं। चुटकी और आहन के अलावा होंग और बीनू भी साथ आए थे। हालांकि वे चुटकी पर विश्वास करते थे, लेकिन वे अपनी आंखों से सच्चाई देखना चाहते थे। अगर वे इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखते तो वे उत्तरी सेना के कमांडरों को पीछे हटने का ऑर्डर देने के लिए राजी नहीं कर पाते। उत्तरी किले के कमांडर नहीं चाहेंगे कि उनके लोग अपनी जान की कुर्बानी व्यर्थ दे। मुझे पता है कि गुल्ली गांव कहाँ है। यहाँ से रास्ता बेहद तेज है, लेकिन वहाँ बेहद गहरी घाटी है, होंग ने कहा।
समूह ने होंग के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए गुली गांव की ओर प्रस्थान किया। जब वे गुली गांव पहुंचे तो कमांडर होंग के माथे पर तुरंत बल पड़ गया। गुली गांव में अभी भी ढेर से लोग थे जिन्हें निकाला जाना बाकी था। वे गांव के एक स्मारक हॉल में गए, लेकिन वहां उनका इंतजार करने वाला व्यक्ति आदर्श नहीं था। एक ग्रे सफेद लबादा पहने एक आदमी था जिसका चेहरा ढका हुआ था। आहन और चुटकी भ्रमित होकर और अलर्ट थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन है। लेकिन समीर ने उस व्यक्ति के पास जाकर उससे बातचीत की। ऐसा लग रहा था कि समीर ने उसे पहचान लिया था। मुझे विश्वास है कि आप दोनों नॉर्थ गार्ड किले के कमांडर हैं, रहस्यमयी आदमी ने जनरल बीनू और कमांडर होंग को देखते हुए पूछा। हम हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? होंग उस रहस्यमयी आदमी की पहचान के बारे में और भी उलझन में था। रहस्यमयी आदमी ने जवाब दिया, मेरा कोई नाम या कोड नेम नहीं है, मैं बस एक भूत हूँ जिसका अस्तित्व नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद किसी ने भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। समीर ने आगे बताया, वह पवित्र शहर का पैगंबर है। उसने ही पता लगाया था कि प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान सलान अधिकारियों में से एक था और उसने उन सभी को मारने की योजना प्रस्तावित की थी। इस योजना ने प्राचीन राजधानी को आशा दी थी और उसे आपदा से बचने का मौका दिया था। क्या भविष्यवक्ता, अगर मेरे पास वाकई भविष्य को देखने की शक्ति होती तो चीजें इस तरह खत्म नहीं होती? रहस्यमयी आदमी ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा। चुटकी समीर ने मुझे तुम्हारी अटकलों के बारे में पहले ही बता दिया है, उसने आह भरी। यह सोचना कि हमारे महान राष्ट्र ने शांति और सुकून को इतने हल्के में लिया है कि वे एक छोटी लड़की से बेहतर शैतान नगरी की साजिश को भी नहीं देख पाए। अगर कोई भविष्यवक्ता है तो तुमने स्पष्ट रूप से मुझसे बेहतर काम किया है। यह सब मेरी बहन और आदर्श की बदौलत है। उनका दृढ़ विश्वास है कि शैतान नगरी कुछ करने की योजना बना रहा है, चुटकी ने जवाब दिया। क्योंकि पवित्र शहर के पैगंबर यहाँ हैं, तो क्या इसका मतलब है कि इसे ठीक करने का भी कोई तरीका है? जनरल बीनू ने उम्मीद जताते हुए कहा। नहीं, मुझे डर है कि हमारे पास स्थिति को बदलने की कोई योजना नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक गलत योजना है, लेकिन पहले आदर्श का वेट करते हैं। हमें शैतान नगरी से उसके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी की जरूरत होगी, अन्यथा हम जो भी निर्णय लेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा, रहस्यमयी आदमी ने जवाब दिया। रहस्यमयी व्यक्ति स्मारक कक्ष के अंदर वेदी की ओर मुंह करके खड़ा हो गया तथा अन्य लोगों के लिए एक अकेली पीठ छोड़ दी। यह स्पष्ट था कि वह भी अभी अभी वहां पहुंचा था। उसकी आंखें उदास थी। जनरल बीनू ने पूछा, क्या पूर्व में कुछ गंभीर घटना घटी है? मैं अभी अभी वहां से आया हूँ। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ। चलिए अभी नॉर्थ वैली पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे देश को आप पर बेहद कठोर होने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे, रहस्यमयी आदमी ने उत्तर दिया। समीर, आदर्श कैसा है? आहन ने पूछा। समीर ने कहा, मुझे यकीन नहीं है, उन्होंने बस किसी को मेरे पास एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था। आहन ने आह भरते हुए कहा, उसे अकेले शैतान नगरी में घुसपैठ करने देना काफी चिंताजनक है। रहस्यमयी आदमी ने मुड़कर हान की ओर देखा और कहा, वह मुझे किसी की याद दिलाता है। कौन? आहन ने पूछा। विहान। प्राचीन राजधानी की आपदा से पहले विहान को पता चला था कि शैतान नगरी की योजना में और भी कुछ था। जब उसने डार्क विंग वुल्फ को बाहर निकाला, उसने मुझे ढूंढा और शैतान नगरी में घुसपैठ करने में मेरी हेल्प करने के लिए कहा। मेरे पास एक कोड नेम उपलब्ध था, इसलिए मैंने उससे कहा कि एक बार जब वह कोड नेम ले लेगा तो उसे इस दुनिया से गायब हो जाना होगा। उसने संकोच नहीं किया, उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, रहस्यमयी आदमी ने कहा। समीर ने अपना मुंह खोला और रहस्यमयी आदमी को और विश्वास से देखा। समीर को अभी भी समझ नहीं आया कि उनके मुख्य सैन्य प्रशिक्षक अचानक डार्क एबिस में क्यों आ गए। पता चला कि उन्होंने शैतान नगरी में घुसपैठ करने के लिए बेहद पहले ही अपनी पहचान छोड़ दी थी। समीर ने गहरी सांस ली। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैं विहान द्वारा किए गए सुरागों के आधार पर ही सलान को पकड़ पाया था। जब देश संकट में होता है तो कुछ लोग केवल डर से कांपते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को बलिदान करने का विकल्प चुनते हैं। मुझे राहत है कि हमारे बीच उनके जैसे लोग हैं। उसने फिर से आह भरी। रहस्यमय आदमी ने आगे कहा, मैं वास्तव में चाहता था कि अधिक लोग जाने कि उसने क्या किया है। समीर को अंततः समझ में आ गया कि आदर्श ने शैतान नगरी में घुसपैठ करने का डिसीजन क्यों लिया था। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर उन्हें धीरे धीरे हाथ में भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने पदचिन्हों की आवाज का अनुसरण किया और एक आदमी को एक ढीले काले लबादे में ढका हुआ देखा।
आहन, चुटकी और समीर आदर्श से बेहद परिचित थे। उन्होंने तुरंत उसका चेहरा देखे बिना उसे पहचान लिया, भले ही उसका ऑरा थोड़ा ठंडा था। क्या ये ही हमारे पास एकमात्र लोग हैं? आदर्श ने आते ही पूछा। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा, कुछ लोग यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग ही कमोबेश हमारे लिए सब कुछ है। आदर्श ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम अंधेरे में छिपे बुरे लोगों की तरह हैं? चुटकी दौड़कर आदर्श के पास गई, जिसने उसे उठाया और उसके सिर पर थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। झूठे? चुटकी ने आदर्श के झूठ को तुरंत पहचान लिया। उसने आदर्श का मुखौटा हटा लिया, जिससे उसका जख्मी चेहरा सामने आ गया। आदर्श का चेहरा सामने आते ही समीर और आहन चौंक गए। क्या उसने वाकई से ठीक कहा था? चलो अभी चले, हम अभी जा रहे हैं। हे भगवान, आहन चिल्लाया। समीर को बेचैनी महसूस हो रही थी, खासकर यह सुनने के बाद कि रहस्यमयी आदमी ने विहान के बारे में पहले क्या कहा था। आदर्श का प्रयास उनके मुख्य सैन्य प्रशिक्षक की स्थिति जितनी ही खतरनाक होनी चाहिए, फिर भी वे पूरी तरह से इस बात से अनजान थे कि वह किस दौर से गुजर रहा था। यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सब सोच रहे हैं। शैतान नगरी में बेहद सारी सुंदर महिलाएं हैं, वह पूरे समय मेरा ख्याल रखती है। आदर्श ने माहौल को शांत करने के लिए मुस्कुराया। जनरल बिनू और जनरल होंग की आदर्श से पहली मुलाकात थी। वे यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि आदर्श की बातें सुनकर वह कितने आशावादी थे। अपना ख्याल रखना, अगर हम अभी नहीं गए तो हम सब यहीं मर जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि वे यहाँ कौन सा पिरामिड ला रहे हैं? तुम खुद चुटकी से पूछ सकते हो। आहन ने अपनी आवाज ऊंची की। आदर्श ने चुटकी की तरफ देखा। छोटी लड़की ने उसे अटकलों के बारे में बताया। आदर्श कुछ देर के लिए शौक रह गया। जवाब उनकी उम्मीदों के भीतर और परे दोनों था। जब शैतान नगरी ने अंडरवर्ल्ड के द्वार खोलना जारी रखा तो आदर्श को पहले से ही पता था कि वे यहाँ एक विशाल पिरामिड लाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह उन सभी में से सबसे डरावना होगा, गीजा का महान पिरामिड। चलो चले, चूंकि आपने शैतान नगरी छोड़ दिया है, हम पूर्व की ओर भागने के बाद तय करेंगे कि कहाँ जाना है, आहन ने कहा। आदर्श बेहद जल्दी शांत हो गया, क्योंकि वह इसके लिए तैयार था। उसने रहस्यमयी आदमी को देखा और कहा, मुझे लगा कि अधिकारियों ने पहले ही हमें छोड़ दिया है। रहस्यमयी आदमी ने उत्तर दिया, ठीक है, आप इस बारे में पूरी तरह से गलत नहीं हैं। उन्होंने इस भूमि को छोड़ने का डिसीजन लिया था, भले ही गीजा का महान पिरामिड दिखाई दे या नहीं। आदर्श ने अपना संयम नहीं खोया, ना ही वह क्रोधित हुआ। वह केवल दुख से अभिभूत था। उसने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, वे चाहे तो हमें छोड़ सकते हैं। आपके पास क्या योजना है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप केवल एक संदेशवाहक के रूप में यहाँ हैं और हमें बता रहे हैं कि हम यहाँ पूरी तरह से अपने दम पर हैं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी गलतियाँ हो रही है, क्योंकि मैं एक साथ दो तीन एपिसोड सुना रही हूँ, तो काफ़ी मिस्टेक्स हो रही है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।